My dear friends, today I am taking Surrender by Bhumidhar, a very important topic of semester 5th LLB. According to section 118 of the above new code, a Bhumidhar may surrender his interest in any holding or any part thereof by giving an application in writing to Tahsildar, intimating his intention to do so, and by giving up possession thereof to him, whether or not such holding is let. साथियों, ये सरेंडर बाय भूमिधर क्या है? यानी कई बार क्या होता है, जमींदार जब कृषि का कार्य नहीं करना चाहता तो अपनी जमीन को सरेंडर कर देता है गवर्नमेंट को। यानी वो एप्लीकेशन लिखता है तहसीलदार को कि मैं अपनी जमीन सरेंडर करता हूं और मैं इसमें अपनी जमीन पूरी भी सरेंडर कोई कर सकता है और आधी भी, या उसका कोई पार्ट कर सकता है सरेंडर। ये है भूमिधर की कंडीशन। यानी भूमिधर अपनी जमीन को आधी भी सरेंडर कर सकता है, पूरी भी कर सकता है, या कुछ उसका पार्ट भी कर सकता है, और उसे एप्लीकेशन लिखनी होती है तहसीलदार को कि मैं अपनी जमीन को सरेंडर कर रहा हूं, चाहे जमीन खाली है या ना है। यानी भूमिधर सरेंडर कर सकता है। सेकंड कंडीशन क्या है? वेयर ओनली ए पार्ट ऑफ होल्डिंग हैज बीन सरेंडर द तहसीलदार शैल अपोर्शन द लैंड रेवेन्यू पेएबल बाय सच भूमिधर। यानी पहले तो क्या था, सारी जमीन यदि सरेंडर कर रहा है तो तहसीलदार को एप्लीकेशन लिखो और तहसीलदार को पोजेशन दे दो, जमीन सरेंडर हो गई। लेकिन पर्सन तब उठता है जब वो जमीन का कुछ पार्ट सरेंडर करता है। उस समय क्या होता है, तहसीलदार रेवेन्यू जो जमीन के अगेंस्ट गवर्नमेंट लेती है उसको कैलकुलेट करता है, कितनी जमीन इसने सरेंडर की। जो जमीन सरेंडर की उसका रेवेन्यू लगेगा नहीं, और जो जमीन सरेंडर नहीं की उसका रेवेन्यू तो उसे देना होगा। और यही तहसीलदार उस रेवेन्यू को उस शेयर के अकॉर्डिंग बांटता है, और जो बची हुई जमीन है जो भूमिधर के पास है उसका रेवेन्यू उसको देना पड़ेगा आगे भी, और बाकी उस समय तक जब उसने सरेंडर किया है सारी जमीन का रेवेन्यू देना पड़ेगा। ये है साथियों सरेंडर बाय भूमिधर। नाउ आई एम टेकिंग नेक्स्ट सरेंडर बाय आसामी। ये तो भूमिधर सरेंडर करता है, ये उसकी कंडीशन है दोनों। अब मैं आसामी जो सरेंडर करना चाहता है उसकी क्या कंडीशन है, अब मैं नेक्स्ट वो लेता हूं। My dear friends, now surrender by Asami. According to section 119 of the above new code, an Asami may surrender his interest in any holding, but not any part thereof, by giving notice in writing to the landholder, intimating his intention to do so, and by giving the possession thereof to him. यानी आसामी भी अपनी जमीन को सरेंडर कर सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है, भूमिधर तो जमीन का कुछ पार्ट भी कर सकता है, सारी भी कर सकता है, लेकिन आसामी को पूरी सरेंडर करनी पड़ती है। ये कंडीशन है। दूसरी बात, भूमिधर को सरेंडर करनी पड़ती है तहसीलदार को, और आसामी को सरेंडर करनी पड़ती है लैंड होल्डर को, क्योंकि आसामी तो किसी लैंड होल्डर की का आसामी है, गवर्नमेंट का नहीं है, वो किसी
लैंड होल्डर का आसामी है उसी को नोटिस देना पड़ेगा राइटिंग में और उसी को पोजेशन देना पड़ेगा। साथियों, दोनों सरेंडर बाय भूमिधर और सरेंडर बाय आसामी दोनों कितने अच्छे पार्ट हैं और दोनों पैरेलल देखिए आप, भूमिधर भी सरेंडर कर सकता है, आसामी भी सरेंडर कर सकता है। भूमिधर सारी जमीन सरेंडर कर सकता है और उसका कुछ हिस्सा भी कर सकता है, लेकिन आसामी पूरी जमीन को सरेंडर कर सकता है, उसका हिस्सा नहीं कर सकता। भूमिधर को जमीन सरेंडर करनी पड़ती है तहसीलदार को और आसामी को सरेंडर करनी पड़ती है अपने लैंड होल्डर को। भूमिधर को एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी तहसीलदार को कि मैं जमीन को सरेंडर करना चाहता हूं और आसामी को अपने लैंड होल्डर को एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी कि मैं आपकी जमीन सरेंडर कर रहा हूं। ये है दोनों की पैरेलल कंडीशन। मैंने साथियों दोनों को 2 बार रिपीट कर दिया और दोनों कितने इंटरेस्टिंग है ये आपने देख लिया होगा। लेकिन अब जब जमीन सरेंडर हो जाती है तो उसका कुछ इफेक्ट तो होगा ना। अब मैं वो इफेक्ट लूंगा, यानी इफेक्ट ऑफ द सरेंडर। माय डियर फ्रेंड्स, नाउ आई एम टेकिंग इफेक्ट ऑफ सरेंडर। देखो, हमने अभी पढ़ा कि सेक्शन 118 में भूमिधर अपनी जमीन को सरेंडर कर सकता है। सेक्शन 119 के अंदर आसामी अपनी जमीन को सरेंडर कर सकता है और सेक्शन 120 में जब दोनों ने सरेंडर किया 118 और 119 में, तो 120 में उसका क्या इफेक्ट हुआ सरेंडर करने का, वो अब हम 120 में देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 120 ऑफ द अबव न्यू कोड, ए भूमिधर और एन आसामी दोनों ही है, भूमिधर भी और आसामी भी, shall be deemed to have surrendered any land held by him with effect the date when possession over such land is given in accordance with the section 118 and 119, जैसा मैंने अभी बताया। यानी जिस डेट को ये दोनों भूमिधर भी और आसामी भी अपनी जमीन को सरेंडर करते हैं, उसी डेट से उनका अधिकार उस जमीन से खत्म हो जाता है। यानी दोनों का अधिकार जिस डेट पर वो पोजेशन देते हैं, उनका अधिकार उस जमीन से पूर्णतया खत्म हो जाता है। ये है 120 के अंदर। और क्या है, वेयर एनी लैंड इज सो सरेंडर्ड बाय एन आसामी, हिज इंटरेस्ट, टाइटल, his right, title or interest in such land shall be deemed to have been extinguished from the date of such surrender। यानी जैसे मैंने बताया था अभी, उनका अधिकार खत्म हो जाता है। जैसे आसामी के बारे में भी लिख दिया, उसका राइट भी, टाइटल भी, इंटरेस्ट भी उस भूमि से पूर्णतया खत्म हो जाता है जिस डेट को उसने सरेंडर किया, उसी दिन से, उसी डेट से लागू हो जाएगा। इसी प्रकार भूमिधर का भी राइट, टाइटल और इंटरेस्ट दोनों उसी डेट से, जिस डेट को उसने सरेंडर किया और जिस डेट को उसने पोजीशन दिया, उसी डेट से प्रभावी हो जाएगा। उसके इंटरेस्ट, राइट, टाइटल और वो सब खत्म हो जाएंगे, एक्सटिंग्विश्ड। इस भूमिधर में एक बात और है, यदि भूमिधर के पीछे कोई उस जमीन पर क्लेम करता है, उसका क्लेम भी खत्म हो जाएगा, उसका भी उस जमीन पर कोई राइट नहीं रहेगा। तो ये है साथियों इफेक्ट ऑफ सरेंडर। क्या था इफेक्ट ऑफ सरेंडर? 118 में भूमिधर ने सरेंडर किया, 119 में आसामी ने सरेंडर किया। भूमिधर अपना पूरा पार्ट और कुछ हिस्सा भी कर सकता है, लेकिन आसामी पूरा हिस्सा सरेंडर कर सकता है। भूमिधर तहसीलदार को एप्लीकेशन लिख करके सरेंडर करेगा और आसामी
लैंड होल्डर को, जिसकी जमीन है, उसको एप्लीकेशन लिख करके सरेंडर करेगा। इफेक्ट क्या होगा? जिस डेट पर सरेंडर किया उसी डेट से उनका टाइटल, राइट टाइटल और इंटरेस्ट उसी दिन से खत्म हो जाएंगे, दोनों के, भूमिधर के भी और आसामी के। ये है साथियों इफेक्ट ऑफ सरेंडर। नाउ आई एम टेकिंग सम about revenue, pending of revenue I am taking now. My dear friends, now next part, liability for rent revenue in use of surrender. साथियों, जैसे मैंने इफेक्ट के अंदर बताया था, क्या इफेक्ट होगा, ये उसका नेक्स्ट पार्ट है। इफेक्ट के फर्स्ट पार्ट में क्या था? जिस डेट को सरेंडर किया उसके टाइटल, राइट, इंटरेस्ट वगैरह सब उसी डेट से खत्म हो गए। ये था फर्स्ट इफेक्ट। भूमिधर और आसामी दोनों के राइट्स भी, टाइटल भी और इंटरेस्ट भी सब खत्म हो गए। कब से? जब से उसने जमीन को सरेंडर किया, जिस डेट को उसने पोजीशन दिया उसी डेट से उसके सारे हक और हकूक सब खत्म हो गए। अब देखो, जमीन के ऊपर कुछ रेवेन्यू और रेंट वगैरह भी होते हैं, अब उसका हिसाब किताब भी तो करना ही होता है ना। तो उसमें देखो, लायबिलिटी फॉर रेंट रेवेन्यू इन यूज ऑफ सरेंडर, यानी रेंट और रेवेन्यू की जवाबदेही ये भी तो भूमिधर और आसामी की होगी जब तक उसने यूज किया है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 122 of the above new code, in spite of the provision of section 118, section 119, section 120, the Bhumidhar or Asami shall continue to be liable to pay the land revenue or the rent as the case may be for the holding in respect of the agricultural year next following the date of the surrender, unless the notice of the surrender was given before the first day of the April. साथियों, इसमें क्या है? अब मैं देखो पहले भी बता चुका, सेक्शन 118 में भूमिधर ने सरेंडर किया। 118 के अंतर्गत भूमिधर को अधिकार है सरेंडर करने का, चाहे पूरी जमीन को करे चाहे उसका पार्ट करे। सेक्शन 119 में आसामी को है जमीन को सरेंडर करने का, लेकिन वो पूरी जमीन को सरेंडर कर सकता है। सेक्शन 120 अभी करा, इसमें क्या है? उन दोनों के, भूमिधर और आसामी दोनों के राइट, टाइटल और इंटरेस्ट जिस डेट को सरेंडर किया, जिस डेट को पोजीशन किया उसी दिन से खत्म हो जाते हैं। ये तीनों सेक्शन का काम बता दिया मैंने, पहले ही बताया था, अब फिर बता दिया। अब सेक्शन 122 क्या कहता है? ये कहता है जिस डेट को उसने जमीन सरेंडर की वहां तक की जवाबदेही है रेंट की और रेवेन्यू का। राइट है, रेवेन्यू भूमिधर पे करता है, रेंट आसामी पे करता है। तो उन दोनों रेंट और भूमिधर, अकॉर्डिंग टू भूमिधर और आसामी दोनों को रेंट और भूमिधर वो रेवेन्यू पे करना पड़ेगा जब तक उन्होंने उस जमीन को रखा। और एक बात और इसमें साफ कह दिया, यदि 1 अप्रैल से पहले उन्होंने नोटिस नहीं दिया सरेंडर का, तो नेक्स्ट ईयर का भी रेवेन्यू और रेंट उनको देना पड़ेगा। क्योंकि साथियों, हमारा फसली ईयर जो होता है वो 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है। तो जब 1 अप्रैल को फसली ईयर स्टार्ट हो गया तो इसका मतलब चाहे एक दिन ऊपर हो गया, रेंट और रेवेन्यू ड्यू हो गया। ये इसमें विशेष कंडीशन है। यानी दो ही बात है इसके अंदर, क्या? जिस डेट को सरेंडर किया उस डेट को नोटिस देना पड़ेगा कि हमने अपनी जमीन सरेंडर कर दिया है, अब आगे हम न रेंट और रेवेन्यू के जिम्मेवार नहीं होंगे। भूमिधर और आसामी दोनों ये लिखेंगे नोटिस के अंदर।
और वहां तक का वो जिम्मेवार हैं, वो पे करेंगे जिस डेट को सरेंडर किया। यदि वो नोटिस 1 अप्रैल से पहले नहीं देते हैं तो नेक्स्ट ईयर का भी रेवेन्यू और रेंट उन पर ड्यू हो जाएगा। ये है सेक्शन 122। साथियों, अब आप ही बताइए कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपने देखा 4 सेक्शन मैंने बताए, सेक्शन 118, सेक्शन 119, सेक्शन 120 और सेक्शन 122। चारों सेक्शन क्या क्या काम करते हैं भूमिधर और आसामी के ऊपर, ये एकदम क्लियर हो गया। मैंने कई बार रिपीट किया क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग था, मुझे भी इंटरेस्ट आ रहा था, मैंने भी बार बार इसलिए रिपीट किया। सो माय डियर फ्रेंड्स, इन द लास्ट I want to make a request to you. Please subscribe the channel. I shall be very thankful to you. And the name of my channel, my dear friend, is Maths by Dharamveer Singh Dabas. Please subscribe. I shall be thankful to you again.